सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस हिस्ट्री से पहला चैप्टर 3 जिसमें से 3 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं एज पर द ब्लूप्रिंट जो बोर्ड का सैंपल पेपर उसके अकॉर्डिंगली। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब यहां कुछ सिलेक्टेड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लगभग समझ लो कि इसमें से क्वेश्चंस आना तय है। आप नोटिस भी करोगे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें से पूछे हुए हैं, बहुत सारे इसमें आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और कि मैंने लगभग पूरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको 3 मार्क्स का टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा एक चीज और आपको करनी रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एंड में। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाउन प्लानिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। इंपॉर्टेंट है। तो पहला मतलब टाउन प्लानिंग एंशिएंट इंडिया का एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के हिसाब से। तो इसमें हमको क्या क्या बताना है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर्स को नहीं पढ़ूंगा, मैं शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी एक बार डिटेल में समझाया हुआ है, एक बार रैपिड रिवीजन में समझाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपने चैप्टर समझा हुआ है, चीजें आपको क्लियर है। क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर क्या है ना, सब कुछ लंबा लंबा वापस रीड करूंगा, वीडियो अननेसेसरी लंबी होगी। आपको मेन क्वेश्चन और आंसर से मतलब होना चाहिए, इसलिए मैंने आंसर भी लिखा है। वरना जनरली मैं सोच रहा था कि क्वेश्चंस ही डिस्कस कर लेता हूं, बट क्या है ना कि क्वेश्चंस के साथ आंसर भी मिल जाए तो कई बच्चे ये ढूंढते हैं कि भाई कितना आंसर लिखना है, वो भी मिल जाए तो एक अच्छा आइडिया लगता है। उस हिसाब से हम आंसर्स लिखते हैं, उसमें हेल्प मिलती है हमको, है ना। तो एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन सोच के आइडिया नहीं लगता है कितना आंसर लिखें, तो इसलिए मैंने आंसर भी डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो बताया गया कि यहाँ पर कि इंडिया ने टाउन प्लानिंग में एक्सपर्टीज हासिल किया हुआ है बहुत पुराने समय से। बहुत शानदार हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग रहे हैं। जनरली जो टाउन्स थे वो 3 हिस्सों में बांटे रहते थे, 3 सेक्शंस में होते थे। 3 सेक्शंस में पहला है फोर्ट ऑफ रूलर्स, सिटाडेल कह सकते हैं, जो राजा लोगों का महल होता था, किला होता था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपर पार्ट ऑफ टाउन में रहते थे। कॉमन लोगों के लिए लोअर पार्ट में अरेंजमेंट था घर का, है ना। फिर बोल रहे हैं कि जनरली फोर्ट अपर पार्ट में होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का भी हाउस अपर पार्ट में रहता था। 2 से 5 कमरे, मोहनजोदड़ो वाले में 5 से 7 कमरे लिखे गए हैं, इसमें 2 से 5 कमरों की बात की गई है। गरीब लोगों के घर में भी 2 से 5 कमरे होते हैं, मतलब एक एवरेज दिया है कि 2 से 5 कमरे जनरली होते थे। यहां पर जो घर होते थे लोअर पार्ट वाले हैंडमेड ब्रिक्स के बने होते थे। फिर ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे टाउन्स, बड़े ही सिस्टमेटिक टाउन्स जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, कई जगह पर हमारे यहाँ मौजूद हैं पुराने सिविलाइजेशन के। इसमें से जो सबसे बेस्ट है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, उसके बारे में बताया गया है। फिर बोल रहे हैं कि मोहनजोदड़ो के रोड्स और ड्रेनेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लिखो। रोड्स और ड्रेनेज, तो रोड्स और ड्रेनेज में क्या है, पहला रोड की बात करें तो एक यूनिक फीचर है इसका, ठीक है। बड़ा मतलब यूनिक फीचर तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही शानदार फीचर है, मेन फीचर है। 9.75 मीटर चौड़े रोड होते थे। स्मॉल रोड्स होते थे, छोटे रोड्स होते थे, वो मेन रोड को राइट एंगल पर कट करते थे। कई व्हीकल्स पास हो सके इतने चौड़े रोड होते थे, मेन रोड्स होते थे, बहुत चौड़े होते थे। रोड से किनारे गड्ढे हैं जो कि ये बताते हैं कि यहां लैंप पोस्ट की जगह थी, खंभे थे जिस पर मशाल वगैरह लगाई जाती होगी रात में लाइटिंग करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं तो मशाल ही लगाते होंगे। फिर है एक एंशिएंट का मतलब एक स्पेशलिटी है हमारे एंशिएंट शहरों का, 2 मेन रोड थे शहर में, एक नॉर्थ से साउथ रन करता था, एक ईस्ट से वेस्ट रन करता था, और दोनों ही एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते थे। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ड्रेनेज सिस्टम एक यूनिक फीचर है, जनरली और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के अलावा एक और जगह है, कौन सा, मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो प्रेजेंट है हमारा, कौन सा, आइलैंड ऑफ क्रेट। यहां ही सिर्फ ऐसा देखने को मिला है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिला है मोहनजोदड़ो में और यहां पर बस। फिर डर्टी वाटर को शहर से बाहर निकालने का अरेंजमेंट था। हर हाउस में सेस्पिट था, मतलब छोटा सा कुंडा होता है जो, वो था हर घर में, ठीक है, ताकि घर का जो गंदा पानी वहां जमा हो और वहां से फिर आगे मेन जो गटर है वहां पर जाकर उसमें मिल जाए। फिर इस तरह की चीज से ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे हेल्थ और हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई कैसे साबित होता है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो हेल्थ को लेकर, हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। तो उसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम वाला बताना रहेगा। राइट अबाउट बाथ्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, बाथ और पब्लिक बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि कई बार वो सब पूछे हुए हैं, तो इस बार मेरे को डाउट लग रहा है कि शायद ये वाला आ जाए, इसलिए मैंने ये भी डाला हुआ है, ठीक है। किसी और सैंपल पर जल्दी जनरली देखने को नहीं मिलेगा, मैंने अपने मन से ये डाल दिया है।
पब्लिक बाथ में क्या है, मोहनजोदड़ो में बड़ा सा बाथ था, ठीक है, पब्लिक मतलब गैदरिंग होती थी, उसमें नहाने के लिए लोग यूज करते थे। फ्रेश वाटर अंदर आएगा और डर्टी वाटर बाहर निकलेगा, इस पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। गर्म पानी की भी फैसिलिटी थी वहां पर आसपास, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे रूम्स थे कपड़े चेंज करने के लिए, ठीक है। फिर जनरली जो रिलीजियस सेरेमनीज थी उसमें या फेस्टिवल्स में इनका इस्तेमाल किया जाता था। फिर पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का वहां पर हमको मिला हुआ है, रूइंस मिले हैं, मतलब टूटी कंडीशन में मिले हैं। बड़े हॉल्स हैं इसमें, इससे लगता है कि शायद थिएटर के तौर पर या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, मतलब जो वहां के जो कामकाज देखने वाले लोग होते थे, ऑफिसर्स होते थे, वहां उनका ऑफिस बना होगा, या ग्रेनरी होगा, मतलब अनाज रखने की जगह होगी शायद। इसके अलावा एक ऐसी भी बिल्डिंग मिली है जो बैरक्स के तौर पर यूज होती थी, शायद वहां सोल्जर्स को रखा जाता था, बैरक था शायद, ऐसा लगता है, ठीक है। फिर बात करें अगला धोलावीरा के बारे में, धोलावीरा के बारे में लिखना है। धोलावीरा में क्या आएगा भैया, तो धोलावीरा में ये बता रहे हैं कि ये मौजूद है कहां पर, एक हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम का ही ये टाउन है ऐसा मानते हैं। धोलावीरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर है, भूज से 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तालुका में मौजूद है। गुजरात के एएस मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसके बारे में सबसे पहले शुरू किया, सर्वेइंग किया। बाद में एएसआई को यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया गया 1990 में इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उन्होंने आगे का काम किया। रविंद्र सिंह बिस्त की गाइडेंस में इसके ऊपर एक्सकावेशन वर्क कैरी आउट किया गया था। यहां पर जो मेन वॉल्स थी शहर की, पैलेसेस थे, जनरली सब व्हाइट कलर में पेंट किए हुए थे। फोर्टिफाइड वॉल सिटी, सिटी के अगल बगल फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, दीवारें बनाई गई थी, जिससे साबित होता है कि लोग सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न थे। और ये जो दीवारें हैं वो क्ले, स्टोन और ब्रिक्स की बनी हुई थी, ठीक है। क्ले सीमेंट तो होता नहीं था उसमें, तो मिट्टी से ही चिपका चिपका के मतलब उनको ईंटों को और पत्थरों को जोड़ के दीवारें बनाई गई होंगी। पोर्टेबल वाटर, पीने के पानी का अरेंजमेंट था, फिल्टर करने का पानी का यहाँ पर सुविधा था, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम था, जो कि आज भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अवेलेबल नहीं है। लोथल की बात करें तो लोथल एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का, एक्सप्लेन करो। या ऐसा बोलेंगे कि एंशिएंट पोर्ट था, बहुत ही रिच और प्रॉस्परस पोर्ट था, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो मतलब इनको इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां बता रहे हैं लोथल धोलका तालुका में है अहमदाबाद के, जो कि धोलका भोगवो और साबरमती दो नदियों के बीच में पड़ता है। 18 किलोमीटर दूर है बे ऑफ खंभात से, या बे ऑफ कैम्बे जिसको कहते हैं हम। और 3 लेयर में ह्यूमन हैबिटेट यहां भी मिला है, जैसे पीछे हमने देखा कि वो फोर्ट ऑफ रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से 3 लेयर का ह्यूमन हैबिटेट यहां भी मिला है। बड़ा डॉकयार्ड था यहां, जो कि हाई टाइड्स के टाइम पर शिप्स अंदर आ सके, इस तरह का वहां पर अरेंजमेंट हो जाता था। पानी जब आता था ज्यादा तो शिप अंदर आ सकता था, इस तरह का अरेंजमेंट था। डॉकयार्ड, स्टोरेज और ये सब चीजें वहां मौजूद है। इससे पता चलता है कि यहां पर एक पुराना प्रॉस्परस पोर्ट था। यही बता रहे हैं कि बड़ा ही प्रॉस्परस पोर्ट था इंडिया का, और ये गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के हिस्ट्री के लिए एक प्राइड की बात है। यहां मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन को बनाया है कि देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको आइडिया लगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि आपको ये दे सकते हैं ना कि 3 मार्क्स का बड़ा आंसर ना लिखो, 3 मार्क्स के एक एक लाइन के 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसा एक अपने सैंपल पेपर में उन्होंने स्तूप वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो स्तूप के बारे में दिया, वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो उस तरह के 1 लाइन वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यही चीज आपको जब वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, मैं बोला कि मैं बाद में कुछ बताऊंगा, तो वो चीज यहां बता रहा हूं कि एक चीज नोटिस रखो कि 1 लाइन के क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, चाहे आप 3 मार्क्स वाले चैप्टर की बात कर रहे हो, जैसे आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली अगर ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हो तो आप सोचोगे 3 मार्क्स का इन चैप्टर में से आने वाला, तो मैं बड़े बड़े ही आंसर्स पढ़ रहा हूं, उस हिसाब से पढ़ता हूं। ऐसा नहीं है, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो 1 लाइनर्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। मैं 1 लाइनर्स भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे के एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊं या इन्हीं में डिस्कस करता चलूंगा। मैंने इस चैप्टर को तो कवर किया है, नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th चैप्टर, उसमें ज्यादा 1 लाइनर्स हैं, तो इस वजह से वहां थोड़ा स्पेशली मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इसलिए मैं आज इसी वीडियो में उसको इंक्लूड करना चाहता था पर नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या हो जाता ना कि बहुत मिक्सअप हो जाता। तो मैंने सोचा कि उसको एक सेपरेटली अलग से उसका वीडियो बनाता हूं, है ना। तो 1 लाइनर्स भी उसमें डिस्कस करने हैं, तो 1 लाइनर्स पे फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट 1 लाइन के पॉइंट्स हो सकते हैं वैसा पूछ सकते हैं। जैसे उसने एक पूछा हुआ है कि ड्रेनेज सिस्टम इस एंशिएंट टाउन का यूनिक फीचर है, मतलब कुछ टाउन्स के बारे में बताया गया, उनको आइडेंटिफाई करो। तो ड्रेनेज सिस्टम किस टाउन का यूनिक फीचर है, तो भैया वो मोहनजोदड़ो का है, तो इसका आंसर हमारा मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदारो जो भी आप पढ़ते हो उसको,
ठीक है। फिर है वाटर प्यूरिफिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो कहां अवेलेबल थी? तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन की फैसिलिटी भैया अवेलेबल थी हमारी ये धोलावीरा में, ठीक है, धोलावीरा। फिर दूसरा जो प्रॉस्पेरस पोर्ट था तो वो क्या है? लोथल। तो आपने उस हिसाब से याद किया, अगर लाइंस आपके दिमाग में अच्छी हैं तो ये आंसर्स भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह से पढ़ना, ऐसा मेरा बताने का पर्पस है, इसलिए क्वेश्चन डाला है। बात करें आगे स्तूपा ऑफ सांची, तो स्तूपा ऑफ सांची के बारे में जैसे सैंपल पर मैं क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ये इमेज दी हुई है। इमेजेस पर भी नजर रखना सभी चैप्टर के। इमेज देख के पूछा है कि ये कहां का स्तूप है, तो भैया कहां का स्तूप है? सांची का स्तूप है, ठीक है। फिर बोला था उन लोगों ने कि कौन से स्टेट में मौजूद है, तो मध्य प्रदेश में है। और उसमें पूछा था कि किस रिलीजन को सिग्निफाई करता है, किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो भाई स्तूप सारे जो है बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको दे दिया, दिखा दिया यहाँ पे आपको, ठीक है। फिर बात करें आर्ट ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन, तो पिलर इंस्क्रिप्शन 3 मार्क्स में कैसे पूछेंगे, ये सोचने वाली बात है। छोटा सा टॉपिक दिखता है, लेकिन उसके साथ आप सारनाथ का पिलर एक्सप्लेन कर देते हो तो 3 मार्क्स का बन सकता है। पिलर इंस्क्रिप्शन पे मैं इसलिए थोड़ा फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो सारनाथ वाला पॉइंट है, सारनाथ वाला वो 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि वो जो अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, उसके रिलेटेड, इसलिए मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर और एक चीज मैं बताऊं आपको, एक चीज और नोटिस करना कि जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको ना बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है कि यार कहां से पढ़ूं, कहां से बाहर से कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा डर है, दूसरा ये कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि क्या पता ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हुआ, ब्लूप्रिंट के साथ कुछ सीन कर दिया गुजरात गवर्नमेंट ने, 1-2 बार किया है, थोड़े बहुत मार्क्स का इधर उधर वो सीन करते भी हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो उस केस में अगर आपको डर है ना, एक्सरसाइज, जितने चैप्टर्स के एक्सरसाइज है, अगर एक्सरसाइज सारी आपने क्लियर कर रखी है ना, मैं बता रहा हूं आपको 80 मार्क्स में से आपके अगर एक्सरसाइज की हुई है आपने, तो आपके 60 आराम से क्वेश्चन उसमें से 60 मार्क्स के आराम से उसमें से बनने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक्सरसाइज किए हुए तो 60 मार्क्स तो वहीं से आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर या फिर आप इसको फॉलो करो तो और अच्छा है। मेरे हिसाब से मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें छांटी हुई है। अगर आप ब्लूप्रिंट फॉलो भी कर रहे हो, ब्लूप्रिंट अगर फॉलो नहीं होगी, बोर्ड वालों ने नहीं की, तो भी आपको लॉस नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। वैसे चांसेस ना के बराबर हैं कि वो चेंज करेंगे, मुश्किल से, मैंने पहले बोला 4 से 5 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, 5 से 6 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। वो भी अगर हो जाता है तो भी आपको ये जो मैं चीजें समझा रहा हूं आप उसमें आराम से कवर कर लोगे, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं, अच्छे से सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, फुल मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। अगर आपकी राइटिंग स्किल भी बेहतर है तो, अब भाई राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, याद नहीं रहता है, तो वो अलग चीज हो जाती है ना, अदरवाइज कवर आपका सब होने वाला है, टेंशन नहीं लेना। तो यहां पर बात करें पिलर इंस्क्रिप्शन की, तो सिंगल रॉक से बनाए जाते थे। राजा अशोक के दौर में बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेंस बनाए गए हैं उनके रिलीजियस ऑर्डर पे। फिर बहुत शाइनी होते थे, इस तरह से पॉलिश किया जाता कि अब तक उनकी शाइन मेंटेन्ड है। कई जगहों पर, अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, ऐसी जगहों पर ऐसे पिलर इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इनको कार्व किया, इसमें जो लिखा गया है, लेख लिखे गए हो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए, ब्राह्मी भाषा में। सारनाथ का पिलर इसमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, लिखा हुआ है। 4 लायंस के फेस हैं इसमें, 4 डायरेक्शन को फेस करते हुए, ठीक है। फिर सारनाथ क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रीचिंग प्लेस था, इसीलिए यहां पर ये इंस्क्रिप्शन बनवाया गया है, और यहां धर्म चक्र मौजूद है, ठीक है, लायन फेसेस के नीचे। अच्छा, चक्र क्या बताता है? ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन बताता है, इसीलिए इसको हम धर्म चक्र भी कहते हैं। अच्छा, ये पीछे वाला रह गया, इसको देखते हैं भैया, देखो देखो देखो, आजा, ओके। फिर यहां पर कलर अलग ले लेते हैं थोड़ा, तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि धर्म चक्र कहते हैं उसको अपन। फिर इसमें जो एलिफेंट है, हॉर्स है, बुलक है, ऐसे एनिमल्स नीचे बने हुए हैं उसके, ठीक है। तो हमारे अशोक स्तंभ में ये एनिमल्स है, यही करेंसी में भी है, तो करेंसी वाला भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। फिर नेशनल, हमारे जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नेशनल एम्बलम यहीं से लिया गया है, नेशनल फ्लैग में इसी अशोक चक्र को डाला गया है, ठीक है ना, जो चक्र धर्म चक्र उसको नेशनल फ्लैग में डाला गया है। 4 लाइन को नेशनल एम्बलम बनाया, जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमारी डिस्कस होती हैं पिलर इंस्क्रिप्शंस की। फिर बात करें केव्स ऑफ गुजरात, तो केव्स ऑफ गुजरात बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 मार्क के अंदर सब कुछ नहीं लिखना है हमको, इसलिए मैंने 3 मेन केव्स के बारे में यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है शायद आपको बोल दें कि सिर्फ जूनागढ़ के 3 केव्स का एक्सप्लेन करो, तो सिर्फ जूनागढ़ वाले 3 लिखने हैं तो इतने में ही काम हो जाएगा आपका। लेकिन केव आर्किटेक्चर लिख के दे दिया है, जूनागढ़ का स्पेसिफिकली नहीं पूछा है, तो आपको और 2 एक्सप्लेन करने रहेंगे, तो जूनागढ़ के ये 3 और 2 एक्स्ट्रा और करने हैं। तो मैं 3 जो बता रहा हूं वो है बाबा प्यारा केव्स, ठीक है, बाबा प्यारा मठ में है,
3 लेयर्स में है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, हमने सब डिस्कस किया था। टोटल 16 हैं, पहले लाइन में कितने हैं, 4 हैं, 7 है सेकंड लाइन में, ठीक है, फिर 5 है थर्ड लाइन में, फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में बने होंगे। ऊपरकोट के केव्स हमारे, ठीक है, फिर ये खापरा एंड केडिया के केव्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीजें भैया क्या याद रख सकते हो आप, देखो यहां पर ये चीज याद करते हो, क्लियर करो इसको, क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये हमारे ठीक, फिर बात करें अगर तो इसमें बता रहे हैं कि ऊपरकोट वाले केव्स की क्या खासियत है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, कि देख के ऐसा लगता है डबल स्टोरेड है, ठीक है, डबल स्टोरेज, डबल मंजिला वाले हैं, थर्ड या फोर्थ सेंचुरी में, सेकंड या फोर्थ सेंचुरी के बीच में बने हैं, थर्ड फोर्थ में, सेकंड फोर्थ सेंचुरी। सबका देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा ही है। नहीं याद आए तो जो याद आ रहा है, सेकंड थर्ड याद आ रहा है, सेकंड थर्ड लिख दो, फर्स्ट फोर्थ याद आ रहा है, फर्स्ट फोर्थ लिख दो, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हो। केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया की बात करें, केव्स ऑफ कुंड भी कहते हैं इसको, बोल रहे हैं कि ये ना फ्लोर्ड केव्स हैं। इसकी खासियत देखो, ये वाले की खासियत क्या है कि 90 डिग्री पर 3 लेयर्स इंटरसेक्ट करती हैं, पहली लेयर दूसरी लेयर, इसमें अब बता दिया टोटल 16 केव्स के। इसके बारे में बता रहे हैं डबल स्टोरेड वाली स्पेशलिटी इसकी। खापरा केडिया वाले की स्पेशलिटी क्या है, फ्लोर्ड केव्स हैं, ठीक है, थर्ड सेंचुरी में ये भी बने हुए हैं। और एक खास ये चीज की यहाँ पे 20 पिलर्स मौजूद हैं केव के अंदर। फिर अगला जो है हमारा केव्स ऑफ खंभालिया है, जो कि गोंडल के पास राजकोट में पड़ता है, खंभालिड़ा जगह पर। फिर बता रहे हैं इसके बारे में, इसमें चैत्य गृह, इसके बारे में इसकी खासियत क्या है भैया, कि यहां पर चैत्य गृह मौजूद है, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रख सकते हो, ठीक। फिर क्या बता रहे हैं, बोधिसत्वास और उनके फिगर्स बने हुए हैं एंट्रेंस पर, ठीक है, और ट्रीज वगैरह बने हुए हैं वहां पर। फिर क्या बता रहे हैं, सेकंड थर्ड सेंचुरी का ये भी बना हुआ है। तलाजा का केव बता रहे हैं कि शत्रुंजी रिवर के माउथ पर तलाजा माउंटेन्स का जो एरिया है वहां पर ये मौजूद है। फिर क्या बता रहे हैं कि ताल ध्वजगिरी के नाम से भी फेमस है ये पिलग्रिम प्लेस, ठीक है। फिर बता रहे हैं इसके बारे में कि इसकी खासियत क्या है, यहाँ इभाल मंडप बना हुआ है और चैत्यगृह, ये बहुत ही खास इसके बारे में यहाँ बताया गया, खास पॉइंट है, ये याद रखने जैसा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना उनको सेपरेटली याद रखोगे, बाकी तो यार सेकंड फोर्थ सेंचुरी यही सब लिखा है और कुछ नहीं लिखा है इसमें। शॉर्ट नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, हालांकि चांसेस कम है, 3 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन लगता नहीं है, ठीक है, छोटा लगता है, पर क्या है ना कि रिसेंटली जो है ना मोढेरा थोड़ा हाईलाइट हुआ है। सोलर वाला मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैंने वीडियो बताया था कि सोलर टाउन के तौर पर वो काफी एस्टैब्लिश हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा करंट टॉपिक में है, तो इस वजह से शायद पूछ लें। तो मोढेरा सन टेम्पल ज्यादा कुछ है नहीं, याद रखने ऐसा इजी ही है। किम भीमदेव वन ने बनवाया था उन्होंने। फिर बोलते हैं कि जो सूर्य भगवान है उनके क्राउन में बीच में एक जेम लगा हुआ था, ईस्टर्न साइड में इसका एंट्रेंस है। सूरज की रोशनी जब एंटर होती है, वो जो क्राउन है उसके ऊपर जो जेमस्टोन है वहां पड़ती है, तो पूरे जो सेंक्टम है वो पूरा उजाला वाला हो जाता था। यहाँ 12 डिफरेंट इमेजेस हैं सन गॉड की, इसके अलावा इराटिक स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ईरानियन स्टाइल में इसकी कार्विंग की गई है, ईरानियन स्टाइल में, ठीक है। ऐसा भी एक बार पूछा था कि ईरानियन स्टाइल में कार्व किया हुआ सन टेम्पल है, उसके बारे में बताओ, तो याद रखना। दूसरा 108 छोटे छोटे टेम्पल्स है, सामने की तरफ एक लेक है, इसी के सामने टैंक टाइप का है, तालाब टाइप का छोटा सा, उसमें बहुत सारे ऐसे 108 छोटे छोटे टेम्पल्स बने हैं, जो सुबह और शाम दोनों ही टाइम पे बड़ा ही शानदार लुक देते हैं, बहुत ही मन को लुभाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात में आपको क्या लिखना है, कुछ याद करना जैसा है नहीं, बड़ा सिंपल सा है। टेम्पल्स के बारे में लिख दो, कौन से टेम्पल्स हैं आपको नहीं पता, ये पावागढ़ टेम्पल है, महाकाली माता टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, ये सब बड़े फेमस टेम्पल है, ठीक है। मठ ऑफ आशापुरा मां, ठीक है, कबूचरा माता टेम्पल, तो बहुत फेमस टेम्पल्स। मॉस्क के बारे में बताते हैं, जमा मस्जिद 3 दरवाजा पे है जो बड़ा फेमस है अहमदाबाद का, इसमें 260 पिलर्स है, 15 डोम्स है। सीधी सैयद ग्रिल है बड़ा फेमस, ये भी एक मॉस्क का ही पार्ट है। फिर रोजा ऑफ सारखेज, सिकिंग टावर्स, मॉस्क ऑफ क्वीन सीपरी, मॉस्क नगीना, ठीक है। फिर जामा मस्जिद चंपानेर का, ये सब फेमस आर्किटेक्चर मॉस्क से रिलेटेड। जैन टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल ऑफ हट्टी सिंह जी, कुंभारिया जी, संखेश्वर, सिद्धगिरी, शेत्रुंजय गिरी, पालीटाना, ये सब हमारे फेमस जैन टेम्पल्स। इसके अलावा स्टेपवेल्स की बात कर लें, गुजरात में स्टेपवेल्स कौन से हैं, स्टेपवेल ऑफ अडालज है, दादा हरी निवाव है, फिर रानी स्टेपवेल है, ठीक है, स्टेपवेल ऑफ डभोई, ये सब हमारे फेमस स्टेपवेल्स। फिर बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, खत्म होते हैं। मुझे लगता है पर्सनल तौर पर ये सारे इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी इनमें से आएगा मतलब आएगा,
एक तो बैठेगा बैठेगा, दो भी बैठ सकते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक तो 100% आएगा, दो भी आ सकता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा है, इतने कर लो, ये चैप्टर के 6 मार्क्स फिक्स हो गए तुम्हारे, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और, जैसे मैंने बताया वन लाइनर्स पे ध्यान देना। और एक चीज बता दूं कि भैया जो भी है ना, पढ़ तो रहे हो आप, थोड़ा ना एफर्ट्स बढ़ाने का टाइम आ गया है। अगर जैसे कुछ बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे, रात रात को जग रहे होंगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं, कई बच्चे अभी भी कुछ ऐसा होता है, टेंशन ले लेते हैं, इतना टेंशन लेते थे, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, फिर बंद बंद करके सो जाते हैं। नहीं भाई, इतना टेंशन, देखो टेंशन हो रहा होगा, अगर बाकी होगा सिलेबस तो टेंशन होता है, बट सोना नहीं है, सो जाओगे तो टेंशन और बढ़ेगा। ठीक है, जागो, जितना हो सकता है उतना एफर्ट डालो, उतना कोशिश करो, और जितना कवर हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, सारी चीजें अपने हाथ में नहीं है, जो चीजें अपने हाथ में है वो है मेहनत, और मेहनत आप जितना करोगे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।